नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क के लिए हम ये टेस्ट सीरीज़ जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। तो हमारी कोशिश रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाए तब तक हम इस टेस्ट सीरीज़ को जारी रखें। तो बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और अगर आप अच्छे से प्रॉपरली इन मॉडल पेपर्स को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट या क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे ज़रूर मैसेज करिए 9816401767। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, यानी कि 51st क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है। नियुक्तियां कौन करता है आप सभी को पता है, जो भी देश का राष्ट्रपति होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है। क्योंकि सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है एंड सो ऑन। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति हाल ही में बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना। नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है और जो आज़ादी है, ठीक है, व्यक्तिगत आज़ादी। तो इसके लिए जो आर्टिकल है ये किस इस प्रोविज़न की हम बात कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल में है। तो इसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 21। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, इसमें लिखा है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आज के टाइम में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जो शुरू में हम बात करते हैं भारत के संविधान की 8 थी और 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्शाई गई थी, जैसे लोकल भाषाएं जो भी होती हैं। तो कितनी भाषाएं थी शुरुआती दौर में, तो 14 थी। अब अभी आप देखो तो 22 भाषाएं हैं। तो इनको भी याद रखना, डी ऑप्शन सही है। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा संसद के संगठन से संबंधित है। जो पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो 5th पार्ट जो है, 5वां भाग, उसमें ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और जब भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाओ तो ये मत सोचो कि इनमें से क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में एंड सो ऑन। हाँ, ये बात अलग है कि रिपीट भी हो जाते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो टॉपिक का होना चाहिए। यहाँ अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, भाग हैं भारत के संविधान में, उनको पढ़िए, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। विच 2 कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट आर डिस्क्राइब्ड एज ट्विन सिस्टर कमिटीज़। मतलब आप सभी को पता है भारत का संविधान जो है उसमें समितियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और कौन सी समिति है, उसके कौन अध्यक्ष थे, ये प्रश्न आते हैं, इनको पढ़ के जाना। लेकिन 2 कमिटीज़ ऐसी हैं जो सेम हैं, ट्विन सिस्टर्स इसलिए उनको बोला जाता है। तो एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और एक एस्टिमेट्स कमेटी है। तो इनके बारे में क्वेश्चन शायद अगर आए इन फ्यूचर तो आप ये पढ़ लेना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स अच्छे से पढ़ता हूँ, काफ़ी नॉलेज आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे प्राप्त होता है, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। एस्टिमेट्स कमेटी जो है ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस में भी जो कमेटीज़ हैं उनको भी ज़रूर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसमें किसी भी स्टेट की कंसेंट नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है
उसकी पावर और जो सेंटर है उसकी पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेंटर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी राज्य की सहमति के बिना ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, हर साल के शुरुआत में, द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो भारत में जो संसद है उसमें जो पहला अधिवेशन होता है, विद अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेज। आप सभी को पता है दो हाउसेज हैं, कौन कौन से हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस इट टू इन्फॉर्म अबाउट द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। तो एड्रेस कौन करता है? एड्रेस करने का काम होता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में और आपको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि जो संविधान है उसमें कुछ भी परेशानी आ रही है, सरकार जो है उल्टे सीधे काम कर रही है संविधान से बाहर जाके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फटाफट से समीक्षा करके उस कानून को नल एंड वॉइड करता है। तो सारा का सारा कस्टोडियन का काम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट के पास। सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस, मतलब कोई भी एक हाई कोर्ट जो होता है उसमें उसके मतलब जो हाई कोर्ट का जो प्रॉपर ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है, उसके बाहर भी बेंच कोई भी स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है हाई कोर्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करूँ, जो असम है उसमें गुवाहाटी जो है उसमें उस जगह पे एक हाई कोर्ट है, ठीक है, असम का हाई कोर्ट, लेकिन उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनके भी क्या हैं बेंचेस हैं, मतलब वहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं है कुछ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उनका काम जो है कौन देखता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, मतलब वहाँ पे बेंचेस हैं, जजेस वहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड हैं कि आप उस स्टेट को देखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट्स इसी के अंडर आ जाती हैं और टोटल 25 हो चुके हैं हाई कोर्ट्स इंडिया में, तो ये भी याद रखना। हाल ही में आंध्र प्रदेश में बना था, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो था वो तेलंगाना में मर्ज हो गया, तो अब आंध्र प्रदेश ने नया 25वां बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो 4-5 ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे एडवाइजरी है, जो प्रेसिडेंट है अगर उसको कोई सलाह चाहिए 143 जो आर्टिकल है उसके तहत, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है याचिकाएं वगैरह, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसमें क्या चीज़ देखी जाती है, अगर कोई भी स्टेट है अगर उसे कोई प्रॉब्लम है सेंटर से तो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर वो चीज़ देखी जाती है। और रिट ज्यूरिसडिक्शन, आप सभी रिट का यूज़ करते हैं आर्टिकल 32 अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो ये कुछ एक ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी, इनको पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं ये भी 338 के अंडर ही आती थी, लेकिन फिर उसके बाद संशोधन हुआ, फिर 338A जो है ये बना दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो बस ये ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज़, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनको पढ़ के जरूर जाओ। इन इंडिया, भारत में, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अगर बॉडी है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आर्टिकल उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई अनुच्छेद देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग कोई भी वर्णन नहीं है इसका, सलाहकार समिति है ये एक सलाहकार निकाय है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसका भी वर्णन नहीं है किसी आर्टिकल में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी नहीं है, मतलब एक संवैधानिक निकाय होती है और एक सांविधिक निकाय होती है। कोई कानून वगैरह बना दिया नॉर्मली तो सांविधिक स्टेट्यूटरी बॉडी वो बन जाती है। तो कुछ एक सलाहकार बॉडीज़ होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं और कुछ स्टेट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। फाइनेंस कमीशन
अच्छा, कमेंट करके ये बताना फटाफट, फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल के अंडर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और सही आंसर भी डी ऑप्शन ही है। जो वित्त आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, इसी की वजह से पंचायती राज सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो जो ग्राम सभा होती है, मतलब उसी से शुरुआत हो जाती है पंचायती राज सिस्टम की। बाय विच ऑफ दीज एक्ट्स, अंग्रेजों के टाइम के जो भी एक्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हाई लेवल एग्जाम्स में भी, HPPSC शिमला जो है वहाँ, तो इनको जरूर पढ़ के जाओ। बाय विच ऑफ दीज एक्ट्स डिड दी ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदू मुस्लिम जो हैं अलग करने शुरू किए थे अंग्रेज़ों ने, जो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले थे उसी टाइम में। अब ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि कमेंट करके बताएं कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो हैं ये किस ईयर इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इसी में विभाजन करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। RTI बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि सरकार ने हाल ही में इसमें संशोधन करने की बात कही थी, संशोधन किए भी हैं कि इसमें भी कुछ दायरा होगा RTI का, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कम इनटू फोर्स। तो 2005 में RTI हमें देखने को मिली थी, तो ये भी आपको याद रखना है। एक MG नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा ये सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। तो FCI यहाँ पे सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उनको पढ़ के जाओ। उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सेक्टर इन GDP ऑफ इंडिया। अच्छा, आप सभी को पता होगा इंडियन GDP 3 चीज़ों के ऊपर चलती है। एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ आ जाता है। एक सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाती है, और एक टर्शियरी सेक्टर है, उसमें सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं। तो इंडिया में स्टार्टिंग में जब भारत बना था तो एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता था। तो जो प्राइमरी सेक्टर है ये काफ़ी आगे था, और फिर धीरे धीरे इंडिया काम करता रहा। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी काम किया लेकिन इंडिया कामयाब नहीं हो पाया। फिर इंडिया ने उसके बाद जो टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विसेज हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे IT कंपनीज़ वगैरह। उसमें बहुत ही ज़्यादा कामयाबी इंडिया को मिली, और एक सेक्टर जो है उसे स्किप कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग को। सर्विस सेक्टर में आज इंडिया बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। विप्रो, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज़ के बारे में आपने सुना होगा, TCS वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बहुत आगे है भारत में। इन विच ईयर द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI वॉज प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो HPI है दोस्तों, इसको 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मानव गरीबी सूचकांक। तो ये ऑप्शन इसका सही है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय दी। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, किस तरीके से मापा जाता है हिंदी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक संख्या से। थोक को इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल, मूल्य प्राइस, और सूचकांक इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू ये सब कुछ देखा जाता है। CRR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बैंकिंग की टर्म्स जो हैं 5 या 6 टर्म्स हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाना। कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कभी कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है इनमें से जो करंट अफेयर्स में चले हुए हैं। कैश रिज़र्व रेशो। अच्छा, कोई भी बैंक है तो ओबियसली वो लोन लेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि हर बैंक के पास पैसे नहीं होते। तो कोई बैंक जो है RBI से लोन लेता है, तो RBI बोलता है कि आप इस पैसे को पब्लिक में आगे जारी रखो, लेकिन जो हम आपको दे रहे हैं उसका कुछ % आपको RBI में रखना पड़ेगा। अगर कैश की बात करें सिंपली, तो उसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। अगर सोना वगैरह या कुछ भी प्रॉपर्टी, बॉन्ड वगैरह कोई रखना हो किसी बैंक के द्वारा RBI में थोड़े % के लिए, तो उसको हम
SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये भी आपको चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इस संदर्भ की हम बात करें बैंकिंग टर्म्स के अलावा, CRR, तो ये है दोस्तों कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऑप्शंस को जरूर देखो। CRR कैश रिजर्व रेशो पूछा गया है या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा पेश की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है? मैंने आपको ऊपर अभी अभी बताया कि कोई बैंक है, उसको पैसे चाहिए, तो ये पैसे RBI अगर प्रोवाइड कर रही है तो कुछ रेट जो है, मतलब इंटरेस्ट जो है ये लेगी RBI किसी बैंक से, तो उसी को रेपो रेट बोलते हैं। इट इज़ द रेट एट विच द RBI लैंड्स टू बैंक्स इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी, मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज़, जब भी बजट पेश किया जाता है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो वो फिस्कल डेफिसिट बताता है कि इतना घाटा चल रहा है। तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये क्या है? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कोई भी देश जो है उसको चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है कहीं से भी, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा किसी भी देश के पास नहीं होता कि वो अच्छे से ऐसे ही खुद ही अंदर चला ले अर्थव्यवस्था को। तो सपोज़ करो कि कोई भी देश है, वो खर्चा कर रहा है किसी भी चीज़ में, सड़कें बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पैसा लग रहा है सपोज़ करो कि 100 रुपये, और फिर टोल टैक्स होता है, सेस होता है, कोई भी GST है, वो पैसे आ रहे हैं सरकार के पास। 100 रुपये उसने लगाए किसी भी काम के लिए, लेकिन उसको 80 रुपये ही वापस आए, तो 20 रुपये का हो गया घाटा उसको, तो उसको ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। बजट एक्सपेंडिचर जितना खर्चा सरकार लगा रही है, बजट रिसिप्ट्स कितना उसके पास आ रहा है। इसमें बोरोइंग्स जो है, जो लोन्स वगैरह हैं, उनको बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है निकाला जाता है। बजट व्यय, उधार को छोड़कर बजट प्रतियां, तो राजकोषीय घाटा ये है। हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन DC, जो कि कैपिटल है USA की, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स, तो अगर कोई कंट्री जो है उसको हम डेवलपिंग कंट्री बोलें या डेवलप्ड कंट्री बोलें, कैसे डिसाइड किया जाएगा? पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की देखी जाएगी। तो यहाँ पे A ऑप्शन सही है। अगर पर कैपिटा इनकम 15 से 20 हज़ार डॉलर पर ईयर है तो उसका मतलब कि वो डेवलप्ड कंट्री है। उससे नीचे है, जैसे भारत जो है 1500 से लेके 2000 के बीच में पर कैपिटा इनकम है, तो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री बोला जाएगा उसको, ठीक है। विच गवर्नमेंट एजेंसी डिसाइड्स दी रेपो रेट, तो अभी अभी हमने देखा था, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने की भी ज़रूरत थी। फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, यकीन मानिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। किसी काम को करने में अगर 10 मजदूर काम कर रहे हैं, कोई एक काम है सपोज करो, उसी एक काम को करने के लिए अगर 10 की जगह 20 लगा दिए, काम तो उतना ही होगा एक दिन, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम कम लग जाए, लेकिन काम तो वही होगा। अगर 100 पेंसिल्स बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली 10 लोग लगने थे, अब 20 लोग लगा दिए 100 पेंसिल्स को बनाने में, काम तो उतना ही होगा, लेकिन पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पैसे एक्स्ट्रा देने के मामले में कंपनीज क्या करती हैं? सैलरी कम कर देती हैं। तो ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है इसमें पॉल सैमुअल्सन जो है इनको फादर माना जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो दालें जो हैं इनमें थोड़ी सी कमी है, भारत में खपत जो है ज़्यादा है,
तो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंडिया। तो दालें जो हैं एक्सपोर्ट नहीं की जाती हैं, बाकी गेहूँ, चावल, चीनी ये सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पंजाब में, हरियाणा में जितने भी रिसेंटली आंदोलन हुए किसानों के, वो MSP को लेकर ही हुए, तो यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी है। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने की, तो ये दोस्तों कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है एक कमीशन यही डिसाइड करता है, तो इसको याद रखना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब मिशन। तो इसी के साथ सॉइल हेल्थ मिशन भी है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मिशन है, तो डी ऑप्शन। फेरा की फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब जो भी व्यापार हो रहा है फॉरेन के साथ, फॉरेनर कंट्रीज़ के साथ, तो वो फोरा देखता है। ये कानून जो है एक्ट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान्स। तो जवाहर रोजगार योजना जो है किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुई थी? तो 7th में। येलो रेवोल्यूशन जो है ये किसके साथ संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन, मतलब तेल से संबंधित, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, कोई भी लेंस है उसकी मतलब उसको कैलकुलेट करना है, उसका जो भी है सिस्टम, तो उसको हम SI जो है उसकी बनाई हुई है डायप्टर। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो रॉकेट साइंस होती है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल जो है उसका उदाहरण है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ब्रेक आप लगाते हैं किसी भी गाड़ी में, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसी की वजह से ब्रेक लगती है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। जैसे प्रिज्म वगैरह देखा होगा, इंद्रधनुष देखा है आपने, तो सिंपल वाइट लाइट जो होती है उसी से वो कलर्स बन जाते हैं। तो ये डिस्पर्शन के थ्रू होता है, विक्षेपण के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज कॉल्ड हीट एनर्जी वेव्स। हीट एनर्जी वेव्स के लिए हम इंफ्रारेड वेव्स का नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो कौन सी तरंग जो है ऊष्मा ऊर्जा तरंग कहलाती है? तो इसको हम अवरक्त तरंगें बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये एनीमोमीटर से मापी जाती है जो वेलोसिटी होती है विंड की। हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, जो भी आपका मीडियम हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सोनार इज़ ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स इज यूजेस। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, जैसे बैट जो है चमगादड़, वो जो यूज़ करता है, वैसे ही जो पनडुब्बियाँ वगैरह होती हैं पानी में नेवी की, तो वो भी सोनार का यूज़ करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट जो है इसको बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक मात्रा, धारा। विच इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव या फिर खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट है, इसका यूज़ होता है, सी ऑप्शन। फॉर्मूला है एक अल्केन का, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल होता है। फिजिकल को कन्वर्ट किया जा सकता है दोबारा फिर से, केमिकल को नहीं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक फिजिकल है, क्योंकि दोबारा फिर से बर्फ़ को जमाया जा सकता है। अगर दूध दही बन गया तो उसको दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। फ्रूट्स पक गए तो उसको कच्चा नहीं किया जा सकता। और जो ग्रेप्स हैं अगर वो फ्रेगमेंटेड हो गए तो उनको दोबारा फिर से नॉर्मल पोजीशन में, सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ शोन बाय। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वेव नेचर जो है वो शो किया जाता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू, तो सी ऑप्शन। एसिड्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे। तो कौन सा एसिड जो है वीक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों सिट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है।
इनफैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड तो अम्लराज के रूप में जाना जाता है। बट टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में शुगर जो होती है उसको पेंटोस बोलते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है फ्रूट रिपनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय, मतलब फल पकाने हो आपको तो आप किस सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, तो ये सब्सटेंस होता है इथाइलिन, तो डी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर देना। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लासेस मेनली कंटेन्स पोटाशियम, पोटाशियम किस टाइप के ग्लासेस में होता है, तो कमेंट करके बताना इसका सही आंसर। मैं वेट करूँगा आप सभी के कमेंट्स का। और कोई भी आपको परेशानी आ रही हो सेक्रेटरीट क्लर्क के रिगार्डिंग तो एक बार ज़रूर मैसेज करना, हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हो चुके हैं व्हाट्सएप पर। 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय हिमाचल।